साथियों नमस्कार। आर्चिस पॉलिटिकल साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड क्वेश्चंस की सीरीज में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत। आज हम एक अत्यंत ज्वलंत और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो फिलहाल लाइमलाइट में भी है, और ये हमारा विषय है कि जजेस रिमूवल प्रोसेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अर्थात न्यायाधीश को पद से कैसे हटाया जाता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या किसी भी उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट का हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इनको एक ही प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है और उस प्रक्रिया को महाभियोग नहीं कहते हैं, उसको रिमूवल ऑफ जजेस प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। अभी तक ये हमारे सामने 6 न्यायाधीश हैं। सबसे पहले जस्टिस वी रामास्वामी 1993 में ये मामला आया इनके खिलाफ। ये पंजाब और हरियाणा राज्य के चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के। दूसरा मामला है सौमित्र सेन जो कोलकाता हाई कोर्ट के जज रहे हैं। तीसरा मामला आया एस के गंगोले जो एमपी हाई कोर्ट के जज रहे हैं। चौथा मामला वी नागार्जुन रेड्डी 2017 का मामला है जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना हाई कोर्ट के जज रहे हैं। और पांचवा महत्वपूर्ण मामला था क्योंकि पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट ये मामला आया और ये आया 2018 में। और उसके बाद जो वर्तमान में जो मामला चल रहा है, जस्टिस यशवंत वर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट में जज रहे हैं, उसके बाद इनका इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। आरोप लगने के बाद इनके विरुद्ध मामला चल रहा है। यानी अभी तक हमारे सामने 6 रिकॉर्डेड ऐसे केस हैं जिनके खिलाफ ये रिमूवल प्रोसेस शुरू हुआ। लेकिन जब से हमारा सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है तब से लगाकर आज तक का ये रिकॉर्ड है कि इस प्रक्रिया के तहत किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है। ये प्रक्रिया चली है, कहीं स्टार्टिंग में ये खारिज हो गई, कहीं सदन में इसको बहुमत नहीं मिला, कई सदन में जांच समिति ने इसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अभी तक एक भी न्यायाधीश जो है इस प्रक्रिया के तहत पद से हटाया नहीं गया। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। अभी तक ये मामले हमारे सामने आते हैं। इसके बाद देखिए कि इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनको कैसे पद से हटाया जाता है। पद से हटाए जाने के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है संवैधानिक प्रावधान क्या है। हमारे संविधान में जज रिमूवल के संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स कौन से हैं, क्या प्रावधान है। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है 124(2) का क। ये कहता है कि पद से हटाना यानी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा कोई भी न्यायाधीश दे सकता है और वो पद से हटा हुआ माना जाएगा। यानी इस्तीफे के माध्यम से पद से हटना वो न्यायाधीश की इच्छा पर निर्भर करता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोल है जिसको हम जनरली समझ नहीं पाते हैं कि जनरली प्रश्न आता है कि अनुच्छेद 124(4) की विधि से हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है अनुच्छेद 104(24) की विधि रीति से हटाया जाएगा। ये कौन से आर्टिकल में है? तो जनरली बच्चे जो है कैंडिडेट स्टूडेंट जो है आर्टिकल 124 का 4 क्लोज कह देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आर्टिकल 124 का 2 का ख ये कहता है कि 124(4) की विधि रीति से किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को हटाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद 124(4) ये रिमूवल ऑफ जजेस की प्रोसेस के बारे में बात करता है। यानी विधि रीति की बात होगी तो ये है जिसमें ये भी मेंशन है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें 124(4) की विधि रीति से हटाया जाएगा। तो ये 124(2) का ख लिखना है, करना है। और रिमूवल ऑफ जजेस की जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 124 में है। देखिए आप कि इसमें सारी प्रक्रिया है। प्रक्रिया का आधार होगा प्रूव्ड मिसबिहेवियर या साबित कदाचार और इनकैपेसिटी, यानी वो शारीरिक या मानसिक रूप से यदि इनकैपेबल हो जाए, असक्षम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाए जाने की प्रक्रिया आर्टिकल 124 के 4 क्लॉज के अकॉर्डिंग चलाई जा सकती है। अब इसके संदर्भ में आर्टिकल 125 क्या कहता है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी प्रक्रिया संसद बनाएगी। यहाँ तो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि ये 2 आधार होंगे, संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव अलग अलग पास होगा, दोनों सदनों का
प्रत्येक सदन का बहुमत और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत, प्लस वो प्रपोजल उसी सत्र में पास करना होगा और पास होने के बाद में राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा तो वो पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। ये आर्टिकल 124 कह रहा है। लेकिन इसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया है न्यायाधीश को हटाने की कंप्लीट प्रोसेस, वो 124(5) में है कि इस प्रोसेस का निर्माण कौन करेगा, ये प्रक्रिया कौन बनाएगा, ये प्रक्रिया संसद बनाएगी। और इसका रिजल्ट क्या है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ये हमारे सामने एक ऐसा कानून है जिसमें पूरी प्रक्रिया, न्यायाधीश को कैसे हटाया जाएगा उस प्रक्रिया का पूरा वर्णन है और ये संसद बनाती है इस आर्टिकल के तहत। इसने बनाया है 1968। और जिस किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ कोई भी मामला चला है, इस एक्ट के नियमों के तहत वो प्रक्रिया हमारे सामने प्रस्तुत है, चलती है। खैर आगे, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान हो गए, यानी एक तो संवैधानिक प्रावधान हो गया और दूसरा जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। इन दोनों के माध्यम से जो है न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। अब देखिए प्रक्रिया कैसे चलती है, हम शुरू से इसको देखते हैं कि सबसे पहले तो पता लगा कि फला न्यायाधीश ने जो है ऐसा क्राइम किया है या उसकी संभावना है या उसके ऊपर ऐसी आशंका है कि, तो उसकी सूचना जो है लोकसभा राज्यसभा के पास जाती है और उनके माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास भी इनकी सूचनाएं जाती है। तो सबसे पहले तो इसका पता लगता है। पता लगने के बाद में शुरुआत होती है। शुरुआत जो है लोकसभा में भी हो सकती है, शुरुआत राज्यसभा में भी हो सकती है। लेकिन शुरुआत होने से पहले, शुरुआत होने के 14 दिन पहले जो है उस पर्टिकुलर जज को यह सूचना देना ज़रूरी है कि आपके खिलाफ ऐसा प्रस्ताव आ रहा है, ताकि आप उसके संदर्भ में जो है जो भी अपनी बात कहनी है रखनी है कह सकते हो। तो एक तो प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में जा सकता है, लेकिन लोकसभा में यदि प्रस्ताव इंट्रोड्यूस होता है तो कम से कम लोकसभा के 100 सांसदों की सहमति होना आवश्यक है। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है तो कम से कम 50 जो है राज्यसभा के सांसद ये लिख के दे हस्ताक्षर सहित कि हमें अमुक न्यायाधीश के खिलाफ हटाने की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो सबसे पहले इसकी सूचना हो गई, लोकसभा या राज्यसभा में इसका इंट्रोड्यूस हो गया, प्रस्ताव आ गया। प्रस्ताव आने के बाद देखिए यहाँ पर पता चला, यहाँ पर शुरुआत हुई, शुरुआत के ये आधार हैं। उसके बाद ये प्रस्ताव अध्यक्ष के पास आता ही है। अगर लोकसभा में आता है तो अध्यक्ष और राज्यसभा में आता है तो सभापति। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर कि यहाँ पर ये समाप्त कर सकता है, यानी अध्यक्ष और सभापति विमर्श करता है, मामले को समझता है, किसी से सलाह भी ले सकता है और अपने स्तर पर ही ये जो है इस प्रस्ताव को कैंसिल कर सकता है। स्पीकर या सभापति की महत्वपूर्ण शक्ति है कि यहाँ अगर उसने प्रस्ताव को मना कर दिया कि नहीं ऐसा उचित प्रतीत नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में यही खत्म हो जाएगा, यानी चेयरमैन या अध्यक्ष जो है स्पीकर वो मना कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, यदि हाँ करता है तो प्रक्रिया की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। तो देखिए सूचना, शुरुआत, अध्यक्ष और सभापति की सहमति, प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाती है। इसके आगे हम देखते हैं कि जैसे ही प्रक्रिया शुरू होती है, शुरू होते समय अगर वो लोकसभा में आता है तो अध्यक्ष, राज्यसभा में आता है तो सभापति एक जांच समिति का गठन करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जांच समिति। इस जांच समिति के 3 सदस्य होते हैं और इन 3 सदस्यों में इसका एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश हो सकता है। किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इसका एक मेंबर होता है, या अध्यक्ष या सभापति की नज़र में, ध्यान रखना, अध्यक्ष या सभापति की नज़र में कोई विधि पारंगत या लॉ का एक्सपर्ट विद्वान व्यक्ति यदि कोई है तो उसको अध्यक्ष इस 3 सदस्यीय समिति में अपॉइंट करता है। समिति का अपॉइंटमेंट हो जाता है। समिति के अपॉइंटमेंट के बाद देखिए हम आगे चलते हैं। समिति के अपॉइंटमेंट के समय हमें एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है।
अभी तक तो हम चर्चा कर रहे थे या तो लोकसभा में आ जाए प्रस्ताव या राज्यसभा में आ जाए। अगर मान लीजिए एक ही दिन दोनों सदन में एक साथ प्रस्ताव आ गया तो क्या कर लेंगे? ऐसी स्थिति में जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 ये कहता है कि दोनों सदन की स्वीकारोक्ति आवश्यक है। एक ही दिनांक को यदि दोनों सदन में प्रस्ताव आता है तो दोनों सदन की यस होने पर ही वो प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। अगर एक सदन भी अगर उससे ना करता है, एक सदन हाँ करता है, तो भी वो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सकता। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या होगा। दूसरी बात, यदि अलग दिन लोकसभा में 5 तारीख को आ रहा है और राज्यसभा में 6 तारीख को आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर अलग अलग दिन दोनों सदनों में प्रस्ताव आता है तो बाद की सूचना को अस्वीकृत माना जाएगा। यानी अगर 5 तारीख को लोकसभा में आ रहा है और 5 तारीख को लोकसभा ने मना कर दिया है कि नहीं, हमें ऐसा प्रस्ताव नहीं लाना है, हटाने की ऐसी प्रक्रिया नहीं चलानी है, और 6 तारीख को राज्यसभा कहती है कि नहीं, हमें प्रस्ताव लाना है, तो राज्यसभा का जो प्रपोजल है वो नहीं माना जाएगा। यहाँ पर लोकसभा ने, यानी जो पहले जिसने डिसीजन ले लिया, उसके डिसीजन को माना जाएगा। उस डिसीजन के आधार पर ही जो है ऐसी कार्रवाई होगी। तीसरी कंडीशन, मान लीजिए कि दोनों सदनों में एक साथ आया और दोनों सदनों ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, ऐसा एक्शन लेना जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जांच समिति जो है, हमने पढ़ा कि जांच समिति का गठन अगर लोकसभा में आता है तो स्पीकर, राज्यसभा में आता है तो सभापति। लेकिन यदि जांच समिति का गठन अगर संयुक्त होगा, अगर दोनों सदनों में एक दिन आया, दोनों सदनों ने यस कर दिया, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त होगा। जांच समिति क्या होगी? संयुक्त होगी। यानी अध्यक्ष और स्पीकर, अध्यक्ष और सभापति दोनों मिलकर इसका गठन करेंगे, और दोनों को ही जब ये रिपोर्ट जांच समिति जब अपना प्रतिवेदन देगी तो अध्यक्ष को भी सौंपेगी और सभापति को भी सौंपेगी। यानी जांच समिति का वहां कार्य और प्रतिबद्धता दोनों के प्रति होगी, और इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। हालांकि ऐसी स्थिति अभी तक नहीं आई है ये जांच समिति के संदर्भ में। अब देखिए कि प्रस्ताव की हमें क्राइम की सूचना मिली, सूचना राष्ट्रपति तक चली गई, प्राइम मिनिस्टर तक चली गई, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया। इंट्रोड्यूस होने के बाद में लोकसभा का स्पीकर, उसके पास एक स्पेशल पावर, हमने चर्चा की, वो यस और नो कर सकता है। यस हो गया। यस होने के बाद में जांच समिति का गठन हो गया। जांच समिति अब क्या करेगी? जांच समिति सबसे पहला काम, निश्चित आरोप तय करती है, और उसके साथ साथ बचाव के लिए जो भी जज है उसको कहा जाता है कि भाई आप अपना लिखित विवरण हमारे सामने प्रस्तुत करो, आपके अगेंस्ट ऐसी शिकायतें हमें मिली है। बहस होती है, साक्ष्य भी दिया जाता है, और उस पर्टिकुलर जज को युक्त अवसर दिया जाता है, यानी पूरा मौका उसको दिया जाता है अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए। पहला काम इसका यह है। दूसरा काम, यदि रिमूवल का प्रोसेस का आधार असक्षमता है, इनकैपेसिटी है, तो ऐसी स्थिति में चिकित्सा बोर्ड का गठन होगा। चिकित्सा बोर्ड का गठन अध्यक्ष या सभापति करेगा। उस चिकित्सा बोर्ड की जो रिपोर्ट है जिसमें वो फिट कर सकता है, वो अनफिट कर सकता है, उस चिकित्सा मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को माना जाएगा। और जांच समिति की जांच के दौरान यदि जांच समिति को किसी वकील की आवश्यकता हो तो जो है केंद्र सरकार प्रोवाइड कराएगी। और वो प्रोवाइड क्यों कराएगी, कब कराएगी? या तो अध्यक्ष या चेयरमैन यदि केंद्र सरकार को कहेंगे तो इसके संदर्भ में भी प्रश्न बनते हैं कि वो जो लॉयर होगा, वकील होगा, जो वहाँ सपोर्ट करेगा, उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसकी रिकमेंडेशंस कौन करता है, और कौन सी सरकार वो प्रोवाइड कराती है। अब जांच समिति अपना प्रतिवेदन देती है। ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जांच समिति जो है उसको बेगुनाह भी क्लियर कह सकती है, और उसको इन आधार पर जो है आरोप भी तय कर सकती है। जो भी है जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही चलती है। यदि यह जांच समिति पाती है कि दोषी नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रस्ताव वहीं खारिज हो जाता है। अब देखिए, जांच समिति की रिपोर्ट अगर मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी नहीं है तो वही मामला खत्म हो जाता है।
उसके आगे बढ़ता ही नहीं है। और यदि वो कह देता है कि नहीं है, गड़बड़ है, तो गड़बड़ होने के बाद में जिस भी सदन में वो है उस सदन में होती है वोटिंग। देखिए, पहला स्टेप सूचना प्राप्त होना, दूसरा प्रस्ताव शुरू होना, फिर अध्यक्ष या सभापति का निर्णय, उसके बाद जांच समिति का गठन, जांच समिति के गठन के बाद में जांच समिति की रिपोर्ट, और जांच समिति की रिपोर्ट के बाद में वोटिंग। ये फाइनल प्रोसेस, यानी वो अपराधी है ये जांच समिति ने कह दिया, तो उसके बाद वोटिंग होगी। अब वोटिंग कैसे होगी? वोटिंग में दो कंडीशन है। जिस भी सदन में है उस सदन का कम से कम बहुमत, और उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत। ये दो चीजें हैं। ये राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया का जो बहुमत है, विशिष्ट बहुमत है, उससे बिल्कुल अलग है। इसको एक जैसी नहीं माननी है हमें। मान लीजिए किसी सदन की सदस्य संख्या 100 है, तो कम से कम 51 यानी 50+1 सदस्यों की सहमति आवश्यक है, पहली कंडीशन। यानी सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत उसके पक्ष में होना जरूरी है। दूसरी बात, जो वहां पर उपस्थित है उस समय मतदान के समय, और जो मतदान में भाग ले रहे हैं, उनका 2/3 बहुमत। मान लीजिए 100 में से उस दिन 90 लोग प्रेजेंट है, तो 90 का 2/3 हो गया 60, यानी 51 और +60, ये दो अगर प्लस होंगे तो वो प्रस्ताव माना जाएगा, यानी उपस्थित और बहुमत मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ये दोनों कंडीशन अगर क्लियर हो जाती है तो मामला दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन में भी पास हो जाता है, तो मामला राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास जाने के बाद में राष्ट्रपति अपने आदेश के माध्यम से उस न्यायाधीश को पद से मुक्त कर देते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग जो चल रहा होता है, दोनों सदन जैसे ही, दूसरा सदन जैसे ही पास करता है, वो पास करते ही राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त माना जाता है। जबकि न्यायाधीशों के मामले में वो प्रस्ताव सदन से राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा उसको उसके पद से हटा देता है। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया हो गई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की। इस प्रक्रिया को हमने संविधान के प्रावधानों के माध्यम से और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के प्रावधानों के माध्यम से समझने की कोशिश की है। अब इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है? देखिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यह है कि सबसे पहला जो मामला आया जस्टिस वी रामास्वामी 1993 का मामला है, ये लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। यानी लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोड्यूस होने के बाद में लोकसभा में जो एक राजनीतिक दल कांग्रेस, वो वापस जो है वो मतदान में भाग नहीं लेता है और वहाँ पारित नहीं हो पाता है, और जस्टिस वी रामास्वामी वहीं पर बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, यानी उनके खिलाफ वो केस प्रूव नहीं हो पाता है। दूसरा मामला सौमित्र सेन का है। राज्यसभा में जब मतदान हो रहा होता है उस समय इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, तो यहाँ पर भी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है। तीसरा मामला हमारे सामने जस्टिस नागार्जुन रेड्डी का है, 2016 का मामला है। ये राज्यसभा में जाता है, लेकिन राज्यसभा के कुछ सांसद इस प्रस्ताव को वापस ले लेते हैं। देखिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि यहाँ पर लोकसभा में बहुमत नहीं मिल पाता है, यहाँ पर राज्यसभा में मतदान के दौरान इस्तीफा ले लेते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, और यहाँ पर जो है, हाँ, एक यहाँ पर ये रह गया जस्टिस एस के गंगोले, जांच समिति जो है इनको निर्दोष पाती है, और यहाँ पर सीबी नागार्जुन के मामले में सांसद जो है प्रस्ताव वापस ले लेते हैं राज्यसभा में। उसके बाद जस्टिस दीपक मिश्रा, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट ऐसा मामला आया, और उनके विरुद्ध जो मामला आया वो तत्कालीन उपराष्ट्रपति, यानी उस समय राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, उन्होंने इस विषय को खारिज कर दिया। एम वेंकैया नायडू उस समय उपराष्ट्रपति थे। यानी देखिए, चेयरमैन या स्पीकर की जो पावर है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जांच समिति की पावर हम देखते हैं, और यहाँ पर किसी भी सदन में पास होने नहीं होने की बात हम देखते हैं। और उसके बाद अंतिम और महत्वपूर्ण जो भी वर्तमान में चल रहा है, जस्टिस यशवंत शर्मा, जिनके खिलाफ भी जो है एक ऐसा संविधान के अनुकूल आचरण नहीं पाया गया, उनको दोषी पाया गया, जांच समिति ने उनको दोषी मान लिया है, और संभव है कि अभी अगले मानसून सत्र में जो है इनके खिलाफ प्रस्ताव
सदन में रखा जाएगा। इस प्रकार हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पद से हटाने की इस प्रक्रिया को हम समझ सकते हैं। ये प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाभियोग से बिल्कुल अलग है। इस बात को आप ध्यान में रखना। राष्ट्रपति के महाभियोग से ये कैसे भिन्न है, मेरे एक अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें आप इस बात को समझ सकते हैं। धन्यवाद।